सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। थोड़ा गूंज रही है ज्यादा आवाज। और इसी दिन जिसका राव साहब ने भी जिक्र किया, हमारे लिए और एक बड़ा महत्व इस देश के लिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं कर्मयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच से ही आगे बढ़े हुए देश को, राजगद्दी को सुशोभित करने वाले, लेकिन सेवा भाव से करने वाले ऐसे प्रतिष्ठित, दुनिया में प्रतिष्ठित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा करते रहें, यह मेरी ओर से प्रार्थना है। आज का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन भी है जिसकी चर्चा शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। देश की एकता, अखंडता, जब देश आजाद हुआ था 550 से ऊपर रियासतें थी उस समय। अंग्रेज ने सभी रियासतों को यह कह दिया था, चाहे तो आप अपना संविधान बना लें और अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर लें, या जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में जो सरकार बनेगी आप उसके अंतर्गत एक संघ के रूप में आप उसमें शामिल हो जाएं। बहुत लोगों को जानकारी है कि केवल 3 रियासतें छोड़कर सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसमें होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना लिया था कि हम सब भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेंगे और एक मजबूत देश के नाते आगे बढ़ेंगे। केवल 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत। इन तीनों ने थोड़ी हिचक दिखाई, प्रारंभ में नहीं माने। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे लगा कि इन 3 रियासतों को भी मनाओ। 2 रियासतें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उनके जिम्मे लगी। एक रियासत प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के जिम्मे लगी। देखिए आश्चर्य की बात कि दोनों रियासतें, जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी, इनको किसी भी प्रकार से तैयार कर लिया। हैदराबाद आसानी से तैयार नहीं हुआ, थोड़ा कठोरता भी करनी पड़ी और हैदराबाद के निजाम के जो रजाकार थे उनको भी एक प्रकार से उनको हार खाई और हैदराबाद का लिबरेशन वो आज ही के दिन 17 सितंबर 1948 उस दिन हैदराबाद लिबरेट हुआ था। आज हैदराबाद लिबरेशन डे है। देश की अखंडता का एक अगला कदम भी इस दिन आज बढ़ा था। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाई, जो हमारे उद्यमी, जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे 15 उद्यमी और 20 श्रमिक जिनको श्रमिकों को पुरस्कार भी आज दिया है। श्रम रत्न 1 लाख रुपया, श्रम भूषण 1 लाख रुपया और श्रमवीर इनको 51 हजार रुपए ये सबको दिए गए हैं। इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ठीक कहा, भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में कहते हैं कि देश और दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के, वो सबके सब पहले इंजीनियर थे। और इंजीनियर होने का मतलब एक प्रकार का जो आज विकास हो रहा है, जिसमें निर्माण होता है, इस विकास का सूत्रधार वो इंजीनियर होता है, वो कलाकार होता है, वो शिल्पी होता है, जो चीज को, रॉ मटेरियल को किसी भी रूप में घड़ता है। मनुष्य जब भी कभी उसने अपना जिंदगी शुरू की होगी तो कुछ ना कुछ निर्माण किया होगा, चाहे वो मिट्टी से ही शुरू किया होगा, मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, फिर बाद में लकड़ी से शुरू किया होगा। लकड़ी के भी तरह तरह के औजार बनते हैं, तरह तरह के रहन सहन के हमारे साधन बनते हैं। हमारे घर की छत लकड़ी की बनती है, हमारे औजार लकड़ी के बनते हैं। फिर बाद में जब मेटल आया, लोहे की चीजें बनने लगी होंगी। तो ऐसे ही सारी चीजें बनाने का काम वो हम सब श्रमिक वर्ग के जो हमारे पुरोधा हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन्होंने शुरू किया और श्रमिकों ने उस चीज को वहां से लेकर के आज तक चलाया। यानी हमारे जीवन में एक भाव आता है
कि हमने सुई से लेकर के जहाज तक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हम अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रमिकों के बिना यानी इस किसी भी देश की, किसी समाज की, किसी प्रदेश की, जिले की, गांव की, घर की तरक्की नहीं हो सकती। अगर घर का भी मैं उदाहरण लगाऊं तो ईंट से लेकर के बड़ी इमारत तक ये सब हम बनाते हैं। हम खुद तो शायद कच्चे घर में रहते होंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी अटालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वो हमारे हाथों से बनती हैं। इस प्रकार का गर्व भी हमको है। अभी सारे समाज के बारे में विचार करते समय जरूर विचार किया जाता है कि हमारे समाज की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, इन सब बातों का विचार हमारी सरकारें भी करती हैं। हमारे जो संगठन है, क्योंकि आखिर हमारे ऐसे संगठन भी है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगातार चिंता करते हैं। समय समय पर जो उनके साथ वार्तालाप होती है, इन सब बातों की चिंता करके सरकारी योजनाएं या उद्योगपतियों के साथ बैठ करके वहां की योजनाएं ये सब बनाई जाती हैं। तो इस नाते से मिलजुल करके हम केवल श्रमिक, अकेला श्रमिक नहीं है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक संगठनों के चाहे पदाधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, अन्य संगठन, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये भी श्रमिकों के हित में बहुत काम करते हैं। मित्रों, इसलिए हमारा एक परिवार है। इस परिवार को हमको एक साथ मिलकर के काम करना है। जैसा कहावत कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, यानी सत्य जो है वही हमेशा जीवन का एक अंग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सत्यमेव जयते नहीं, श्रमेव जयते। श्रम भी जो है वो जीवन है। श्रम के बिना व्यक्ति अधूरा है। वो श्रम करेगा, श्रम करने की कला उसके पास आएगी, तभी वो जीवन में एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के श्रम करने की जो कला का सीखने की जो हमारी शिल्प कला है, जो हमारा एक प्रकार का निर्माण करने की कला है, हमारा कौशल, ये आज से नहीं है, आदिकाल से है। भारतवर्ष कहें तो सबसे ज्यादा प्राचीन ऐसा देश है जो कलाकारों के माध्यम से बहुत सी इन्होंने चीजों का, आज हम प्राचीन इमारतें अपनी यहां देखते हैं। आज सभ्यता के ऐसे अंश जो जमीन के अंदर खुदाई करने के बाद निकलते हैं। हमारे अभी मैं पिछले दिनों में गया था, राखीगढ़ी एक स्थान, आर्य सभ्यता के उस समय के अंश, जब सरस्वती नदी उस समय बहती थी, उसके किनारे बसे हुए शहर आज वो दब गए। किन्हीं कारणों से वो उस समय धरती पर नहीं है, लेकिन नीचे निकलते हैं उतने ही सुंदर मकान बने हुए हैं, उसी प्रकार का डिजाइन, तरह तरह की ईंटें, तरह तरह का सामान निकलता है। बड़े बड़े घड़े निकल करके नीचे से आया, पूरे साबुत के साबुत प्रदर्शनियों में रखे जाते हैं। और हम जब गुलाम हुए थे उस समय बहुत सी ऐसी कलाकारों की कृतियां विदेशी आक्रांता यहां से निकाल करके ले गए थे अपने अपने देशों में। चाहे वो मुगलों के शासनकाल में रहा हो, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल में रहा हो, बहुत सी कलाकृतियां बाहर करके गए थे। आज दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय वहां जाते हैं, भारतवर्ष की बहुत सी चीजें आज उपलब्ध वहां होती हैं कि कहां से लाए थे, भारतवर्ष से लाए थे। तो इसलिए हमारा जो कलाकार, कारीगर, शिल्पी, इसका बहुत बड़ा इस देश के निर्माण में जो श्रेय है। तो इस नाते से हम श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सी योजनाएं हमारे श्रम मंत्री जी ने आपको गिनाई हैं। मुझे सबकी उन योजनाओं की गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूं कि बहुत बड़ा यह हिस्सा है हमारे समाज का। यानी जो एडल्ट हमारे समाज 18 साल से 60 साल की आयु के, ऐसा जो जानकारी हमारे पास है कि लगभग 61 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे जितने रजिस्ट्रेशन हैं उसके अंदर रजिस्टर हुए हुए हैं। अर्थात 61 लाख, मानो किसी घर से 2 होंगे, किसी से 1 होगा, किसी से 3 होंगे, सब मिलाएं तो ये 40 लाख परिवार बनते हैं। और हरियाणा की कुल आबादी 70 लाख है। कहा जाए तो आधे से ज्यादा परिवार हमारे श्रमिकों के परिवार हैं, हरियाणा की आबादी के। इसलिए इनके कल्याण की योजनाएं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो उनके रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वावलंबन से संबंधित हो, जीवन के अंदर हमारी आर्थिक दृष्टि से भी जो चिंताएं होती हैं
उसको दूर करने के लिए, सुविधाएं उनकी चिंता करने के लिए भी सब लोग आपके साथ खड़े हैं। समय समय पर जब भी कोई बात आती है उस समय हम इसमें पीछे नहीं हटते हैं। आज मुझे खुशी है, मैं प्रातःकाल अभी एक पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है और मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उस प्रदर्शनी को चाहे आधा घंटा आपको और लग जाए, लेकिन सब में आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो सब वहां लगे हैं। इसलिए उनको सबको देख करके आपको आना चाहिए। हम लोग जो गरीब परिवार हैं, आखिर जिनके पास अभी श्रम करने का भी शायद असंगठित इस नाते से छोटा मोटा काम तो करते होंगे, लेकिन श्रम करने का भी अवसर उनको मिला नहीं है, अपना कोई रोजगार वो कर नहीं पाए हैं, कहीं उनको प्राइवेट भी नौकरी मिली नहीं है, सरकारी नौकरी उनको मिली नहीं है। हमने उनकी पहचान करके और पिछले वर्ष 1 लाख आय साल की, जिससे इससे जिनकी कम है, ऐसे लगभग 2.5 लाख परिवारों को हमने छांटा है। उन 2.5 लाख परिवारों को अंत्योदय रोजगार मेले ब्लॉक के अनुसार लगाए हैं। लगभग 550 मेले लगे हैं और उसमें हमने तय किया कि 1 लाख ऐसे परिवार जिनको कोई रोजगार, चाहे नहीं तो पशुपालन, नहीं तो मधुमक्खी पालन, नहीं तो छोटा उद्योग, नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो लग जाए, उनकी बहनें माताएं हमारी जो हैं उनके अंदर जाके मेंबर बन जाएं। किसी तरीके से इनके परिवार की आय कम से कम 1 लाख से 2 लाख हम कैसे कर सकते हैं, ताकि गरीबी रेखा से भी ऊपर ही उठ करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस काम को हम कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों को रोजगार दिलाने में हमको सफलता मिली है। इस काम को लगातार हमने चालू रखा हुआ है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत योजनाएं आपको बताई हैं। एक ही चीज आपको बताता हूं कि उच्च शिक्षा के लिए भी, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है, इस प्रकार भी बच्चों की के लिए हमने 20,000 महीने की बच्चे की व्यवस्था की हुई है। अगर श्रमिकों के बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कहीं अच्छी नौकरी के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको हम जो 20,000 रुपया महीना यहां तक भी व्यवस्था देते हैं। दिव्यांग और श्रमिक, जो हमारे श्रमिक हैं, दिव्यांग बंधु हैं, उनकी पेंशन 3,000 रुपया मासिक, ये हमने पहले से तय कर रखी है। आज एक घोषणा मैं कर रहा हूं कि श्रमिक परिवारों के जो सदस्य हैं उनमें कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, वैसे तो सब कैशलेस हमारी व्यवस्था सब बनी है, हमको दवाई मुफ्त मिलती है, हमारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, इलाज का कोई पैसा लगता नहीं है। जितने हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ESI है अथवा सरकारी अस्पताल हैं, उन सब में व्यवस्था होती है। लेकिन एक जो नई चीज आज मुझे कहनी है, मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में गया था, वहां मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको थैलेसीमिया का रोग था। अब थैलेसीमिया का रोग जीवन भर की बहुत तंग करता है अलग अलग स्टेजेस में। तो जो वहां मैंने घोषणा की वो आपके सामने बता रहा हूं। हर थैलेसीमिया, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उस पेशेंट के, रोगी के परिवार को उसकी देखरेख करने के लिए 2500 रुपया मासिक ये उनको दिया जाएगा। चाहे वो बोर्ड की तरफ से दिया जाए, चाहे श्रम विभाग की तरफ से दिया जाए, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए उनकी देखरेख के लिए 2500 रुपया महीना ये हम उसमें से देंगे। हमने एक काम और किया है, हालांकि वो इस समय मुझे चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सर्वविदित है इसलिए करने में हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि हरियाणा को कोई भी नौजवान ये बेरोजगार न रहे। तरह तरह की हम स्कीमें बनाते हैं, उनको स्वरोजगार की तरफ आगे लेके जाते हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम मिले इसके लेके जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई कौशल के माध्यम से अपना कोई रोजगार करते हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, ये हम करते हैं। जहां तक प्राइवेट नौकरी में हरियाणा के युवक को उद्यमी हमारे थोड़ा सा सहयोग करें, उसके लिए हमने एक सीमा भी तय की है कि भाई हम हरियाणा का अगर आदमी आपको बेरोजगार मिलता है तो पहले उसको आप लगाओ, आपको न मिले जहां से जो आता है उसको हम ले सकते हैं। अब प्रवासी बंधु हमारे कहते हैं फिर हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हमने उनके लिए कहा कि जो प्रवासी भाई बाहर से आकर के यहाँ काम कर रहा है और अगर 5 साल उसको हो गए हैं यहाँ रहते हुए, अपना काम करते हुए, उनके बच्चे भी अगर इस श्रेणी में आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को भी इधर ना देखना पड़े, ना ताकना पड़े। तो इसलिए ये भी हमने व्यवस्था यहाँ की है। कोविड के समय की बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि कोविड में एक भयंकर जब स्थिति बनी थी और श्रमिक भाई उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उद्योग बंद हो गए, श्रमिकों को काम नहीं था और कहीं थोड़ा भय का वातावरण बन गया कि कोविड के कारण से पता नहीं जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। और उस समय एक माहौल असमंजस का बन गया था
कि यहां की बजाय चलो अपने वापस अपने घर जाते हैं, अपने प्रदेश में जाते हैं। बहुत बड़ा एक उस समय ये भयंकर वातावरण बना था, हमने उसको भी संभाला। हमने क्या किया कि सबसे पहले तो ऐसे लोग जो घर जाने के लिए आतुर थे, साधन नहीं मिल रहे थे, उनके लिए हमने आश्रय स्थल, टेम्परेरी कैंप्स लगाए, भोजन की मुफ्त व्यवस्था कराई और उनकी जो भी कोई मेडिकल देखभाल वो हमने सब की। बाद में उनको साधन भी उपलब्ध कराए, बसें उपलब्ध कराई। लगभग 6,500 बसों के यहां से गेड़े लगे थे। ट्रेन स्पेशल हमने भेजी, हरियाणा से 100 ट्रेन स्पेशल, इनसे किसी से किराया नहीं लिया गया, स्पेशल हम उन प्रदेशों में भेज करके आए। और वहां के प्रदेशों के श्रमिक जब वहां गए, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि हरियाणा सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। और उन श्रमिक परिवारों को साप्ताहिक 1,000 रुपया देने की बात ये भी उस समय मैंने कही की थी कि जब तक उसका काम दोबारा नहीं होता, लगभग 4 महीने 5 महीने तक लगातार वो भी हम देते रहे। धीरे धीरे उद्योग पुनः खुल गए, चालू हो गए। श्रमिक वो जो नई काम जिनके पास था वापस चले गए, जो वापस घरों में चले गए थे वो भी वापस आए। और आज प्रभु कृपा से और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं उस समय थी, प्रत्यक्ष जनता के साथ रूबरू होकर के जो नए नए उन्होंने पग उठाए, आज कोविड से भी हम प्राय फ्री हो गए हैं। आज हमारा हर उद्योग चालू हो गया है और जो श्रमिक हमारा वापस गया था सबके सब वापस आ गए हैं। एक बहुत बड़ी संतोष की बात है। इसके लिए आप लोगों को भी जो आपने साहस दिखाया, आपको बहुत बहुत उसके लिए आभार प्रकट करता हूं मैं। भाइयों बहनों, हमारे जो स्वास्थ्य की चिंता करने वाले, एक दो बातें बता करके, जैसे ईएसआई एक हमारे लिए श्रमिक विभाग के नाते से हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करने वाला डिपार्टमेंट ईएसआई है। जब हमने श्रम मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री ईएसआई का काम देखते हैं, हमारे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भी हम लोग आपस में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और ईएसआई क्यों नहीं एक समझौता कर लेते कि श्रमिक केवल ईएसआई में जाएगा, बाकी जगह नहीं जा सकता। हम उसके रास्ते स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी, पीएचसी, सीएचसी, उन सब के लिए खोल देते हैं। और ऐसे ही निकट कहीं ईएसआई की डिस्पेंसरी है और शायद हरियाणा सरकार का कोई डिस्पेंसरी स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी दूर है, सीएचसी दूर है, उसको लगता है कि मैं ईएसआई में जाकर के भी अपना इलाज करा सकूं। व्यक्तिगत में भेद नहीं होना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर व्यवस्थाएं सरकार की हैं। एक केंद्र सरकार चलाती है, एक प्रदेश सरकार चलाती है। हम क्यों नहीं उनको साझा करें कि जिसने जहां जाके इलाज करना करा सके वो मान गए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब ईएसआई में जाने वाला कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की किसी डिस्पेंसरी में जा सकता है और हरियाणा का कोई भी नागरिक जो श्रमिक नहीं है, जो शायद एंटाइटल तो ईएसआई में है, लेकिन ईएसआई के बजाय हरियाणा सरकार के किसी अस्पताल से, डिस्पेंसरी से, पीएचसी, सीएचसी से इलाज कराना चाहे तो करा सकता है। आपस में समझौता करा दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा। अभी जैसे 500 बिस्तर का नया मानेसर का ईएसआई अस्पताल चालू हो रहा है और ईएसआई के जो अस्पतालों की जो अनुमति और मिल गई है, हिसार में, रोहतक में, अंबाला में, सोनीपत में, इन सब स्थानों पर और ईएसआई अस्पताल नए बनेंगे। एक विषय जो बताना चाहता हूं, जिसकी अभी पुस्तकों का विमोचन कराया गया, वो है व्यापार करने के सुधार, उद्योग के सुधार। आखिर उद्योग में हमारे जो श्रमिक भाई हैं, लेबर लॉज जिनको कहते हैं, उसमें सुधार। सारे देश में एक मुहिम चली है, हरियाणा में भी हमने जितने सुधार सुझाए गए हैं, 47 सुधारों में से 42 सुधार हमने लागू कर दिए मित्रों। 42 सुधार, 5 ऐसे बचे हैं, कानूनी छोटी मोटी अड़चनें हैं। उन अड़चनों को दूर करके, चाहे वो श्रमिक के लिए हो, चाहे छोटे उद्योगपति के लिए हो, चाहे छोटे व्यापारी के लिए हो, इन सब सुधारों को हम ऑनलाइन लेके आए हैं। और जहां तक उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय है, जब से देश में व्यवस्था बनी है, हम पिछले 3 साल से टॉप के 3 प्रदेश इसके अंदर हम आए हुए हैं। आज हरियाणा देश और दुनिया के जितने निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका ये पसंदीदा स्थान जो है हरियाणा बना हुआ है। पिछले 8 साल में हमने जो परिश्रम किया, उसमें जो कभी हरियाणा में लोग आने से कतराते थे, लेकिन आज देश के जो टॉप 3 स्थान, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो आंध्रा तेलंगाना है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वहां के मुकाबले में हरियाणा भी अब उसी बराबर में आके खड़ा हो गया है। आज दिल्ली के आसपास अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले वो हरियाणा में आके उद्योग लगाता है। हरियाणा में इस प्रकार की सुविधाएं हम उद्योगपतियों को भी देते हैं, श्रमिकों को भी देते हैं। और कहीं भी कोई सुझाव आता है
लगता कि हमारे हरियाणा सरकार के हाथ में है, आधी रात भी हम करने के लिए तैयार हैं।